आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। ये जो एनसीईआरटी का विशेष सत्र है, इसमें आज हम लोग जलवायु के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही एक क्रिटिकल टॉपिक और क्रिटिकल के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही उपयोगी ये टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में भी दिया गया है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं और जो ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, इस पर यूपीपीसीएस में कंटिन्यू वर्षों में प्रश्न पूछे हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पर बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें CWG कौन सा एरिया होगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि इसको समझ जाएंगे, समझ में नहीं आया था, आज देखो गगन कुमार जलवायु का वर्गीकरण आप लोगों को कैसे बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा। और आप YouTube पर खोज लेना, इतना इजी वे में यदि आपको कोई जलवायु का वर्गीकरण समझा दे तो फिर आप कल आके मुझे कहना। और आप देखो कैसे आज समझेंगे कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को। तो आइए हम लोग इसका एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जलवायु वर्गीकरण का, और इसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जलवायु वर्गीकरण, तो सबसे पहले इसमें जलवायु वर्गीकरण में एक हम लोग परिचय ले लेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे, परिचय। दूसरा हम लोग देखेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार क्या है वो। फिर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के जो तापीय प्रदेश हैं जो वनस्पति के आधार पर बांटा गया है वो आपको समझना है। फिर कोपेन के वर्गीकरण में जो वर्षा का संकेतक है वो आपको जानना है। और फिर इसमें आपको अन्य संकेत कुछ आएगा, वर्ड अन्य संकेतक, जिसके अर्थ हमें समझने हैं। और फिर इसमें हो जाएगा प्रमुख जलवायु प्रदेश, प्रमुख जलवायु प्रदेश, प्रमुख जलवायु प्रदेश। और थोड़ा सा इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में भी इस टॉपिक में चर्चा किया गया है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो क्या है, एक सबसे पहले आपके दिमाग में यही फॉर्मेटिंग होना चाहिए कि हमें इस तरीके से कैसे करना है। और फॉर्मेटिंग में यही आना चाहिए कि एक पूरे टॉपिक का आपके पास फ्रेमवर्क बन जाए कि किस तरीके से इसको समझना है। तो जलवायु वर्गीकरण का जब हम लोग अध्ययन करते हैं ना, तो सबसे पहले आप समझिए कि विश्व में जलवायु वर्गीकरण के प्रयास जो है कई वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं, जिसमें 3 का वर्गीकरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो 3 का जो वर्गीकरण काफी महत्वपूर्ण है, यह 3 तरीके का वर्गीकरण इसमें आता है। वो कौन कौन वर्गीकरण है, तो इसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं आनुभाविक वर्गीकरण कहते हैं। आनुभाविक वर्गीकरण, जलवायु का एक जो वर्गीकरण होता है वो होता है आनुभाविक वर्गीकरण। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जननिक वर्गीकरण, जननिक वर्गीकरण। और तीसरा जो जलवायु का वर्गीकरण होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुप्रयुक्त, अप्लाइड, अनुप्रयुक्त वर्गीकरण कहते हैं। तो विश्व में जितने वैज्ञानिकों या जितने क्लाइमेटोलॉजिस्ट के द्वारा जलवायु वर्गीकरण किए गए उनको हम लोग 3 वर्गों में रखते हैं, आनुभाविक वर्गीकरण, जननिक वर्गीकरण और अनुप्रयुक्त वर्गीकरण। जो अप्लाइड वर्गीकरण होता है ये किसी खास उद्देश्य को लेकर किया गया होता है, किसी खास उद्देश्य को लेकर किया गया जो वर्गीकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रयुक्त वर्गीकरण या अप्लाइड वर्गीकरण। जननिक वर्गीकरण होता है कि इसमें जलवायु के कारकों के आधार पर उसके वर्गीकरण का प्रयास किया जाता है। कारकों के आधार पर, कारकों के आधार का कहने का अर्थ है कि कहीं पर किसी प्रकार की जलवायु है तो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, तो कारकों के आधार पर जो है वर्गीकरण का प्रयास। और जो आनुभाविक वर्गीकरण होता है बेसिकली इसमें तापमान और जो रेनफॉल, वर्षा के आंकड़े होते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो ये 3 वर्गीकरण है इसमें। और इस आधार पर आप देखेंगे तो जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है जो अभी आप पढ़ने के लिए जाएंगे वो मूल रूप से यही वर्गीकरण है। अनुप्रयुक्त जो वर्गीकरण है ये त्रिवार्था का वर्गीकरण आ जाता है, एक तरीके से
और जो जननिक वर्गीकरण है इसमें आप थॉर्नथवेट को रख सकते हैं। हालांकि कोपेन का जो वर्गीकरण है कुछ आनुभाविक और मिश्रित वर्गीकरण के रूप में भी जाना जाता है। अब जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है जिसे आपको पढ़ना है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये किस प्रकार का वर्गीकरण है ये, तो कोपेन ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया था 1918 में। पहली बार इन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का प्रयास 1918 में किया था। फिर दूसरी बार पहले वर्गीकरण में कुछ संशोधित किया, कब 1936 में संशोधित किया उसमें, और एक नया क्लाइमेट क्लासिफिकेशन यानी पहले को ही संशोधित करके 1936 में दोबारा। और अंतिम वर्गीकरण जो इनका प्रस्तुत हुआ वो 1945-46 में हुआ, जो कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। तो कोपेन का पहला जलवायु वर्गीकरण 1918, दूसरा 1936, तीसरा 1945-46 में जो कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के लिए जैसे आपने देखा है कि 4 आधार का प्रयोग किया है। यहां पर हमने लिखा है ना 4 आधार। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के जो 4 आधार हैं इसमें एक जो इसका आधार है तापमान है। अर्थात विश्व जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए कोपेन ने जिन आधारों का प्रयोग किया उसमें एक को हम लोग क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। तो तापमान जो होता है बेसिकली क्या होता है कि इसमें इन्होंने मध्य मासिक या मध्य वार्षिक तापमान के आंकड़ों का प्रयोग किया है। दूसरा इसी तरीके से इन्होंने वर्षा का लिया है। तो वर्षा के लिए भी इन्होंने अभी मध्य मासिक और मध्य वार्षिक तापमान के आंकड़ों का प्रयोग किया है। तीसरा जो इन्होंने लिया है वो वनस्पति को लिया है। तो वनस्पति जो है कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में सबसे मेन आधार है। कोपेन का कहना है कि वेजिटेशन इज द आउटपुट ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक एलिमेंट, यानी कहीं पर जो वनस्पति होती है वो अपने जलवायु की उपज होती है। तो जलवायु की उपज होती है, इसलिए वनस्पति जो है कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में सबसे प्रमुख आधार है। और चौथा जो इनका आधार है वो हम लोग क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। तो इस 4 आधार पर कोपेन ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण का प्रयास किया है। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, तापमान का जो प्रयोग किया है इसके लिए मध्य मासिक या मध्य वार्षिक तापमान का प्रयोग, वर्षा के लिए भी मध्य मासिक या मध्य वार्षिक तापमान का प्रयोग, वनस्पति इनके वर्गीकरण का मेन आधार है क्योंकि कोपेन मानते हैं कि वेजिटेशन इज द आउटपुट ऑफ क्लाइमेट, यानी कि ये जलवायु का उपज मानते हैं। और फिर उच्चावाच, उच्चावाच का यहाँ पर अर्थ है कि पर्वत, पठार, मैदान इस तरह के से भी जलवायु प्रभावित होते हैं। अगर आपको चारों में से कोई एक चूज करना होगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मेन आधार क्या है, तो वो वनस्पति है, ये ध्यान में रखेंगे। और अगर ऑप्शन में चारों है तो फिर चारों ही इसका होगा। और बीपीएससी के लिए यदि ये प्रश्न बनेगा तो फिर ई आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। तो ये कोपेन के वर्गीकरण का आधार है। अब कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये हायरार्कियल वर्गीकरण है, पदानुक्रम वर्गीकरण है। तो इसके लिए सबसे पहले कोपेन ने विश्व को तापीय प्रदेशों में बांटा है। दूसरे पदानुक्रम पर उन्होंने विश्व को वर्षा वाले प्रदेशों में बांटा है। और तीसरे पदानुक्रम पर उन्होंने कुछ संकेतों का प्रयोग करते हुए विश्व को जलवायु प्रदेशों में रखा है। तो तापमान के आधार पर जो कोपेन ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण का प्रयास किया है, जिसमें तापमान के आंकड़ों का प्रयोग किया है, तो इस आधार को प्रयोग करने के लिए कोपेन ने सबसे पहले क्या किया है कि सांकेतिक अक्षर का प्रयोग किया है। और विश्व के तापीय प्रदेश को दिखाने के लिए कोपेन ने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग सांकेतिक अक्षर के रूप में किया है। तो कोपेन का जो हो जाएगा पहला जो पदानुक्रम पर वो है तापीय प्रदेश। और कोपेन का ये जो तापीय प्रदेश होगा वो बेसिकली क्या है? डी कैंडोल एक फ्रेंच वनस्पति वेत्ता थे। उस डी कैंडोल फ्रेंच वनस्पति वेत्ता ने एक वेजिटेशन मानचित्र प्रस्तुत किया था। उन्हीं के मानचित्र के आधार पर उन्होंने विश्व को 5 तापीय प्रदेशों में बांटा है।
तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सांकेतिक अक्षर का प्रयोग किया है, संकेत का, बड़े अक्षरों का। तो एक तरफ संकेत हो जाएगा, बीच में तापीय प्रदेश हो जाएगा, और फिर किस तापीय प्रदेश में किस तरह की वनस्पति होगी ये भी कोपेन ने बताया है। वनस्पति इन्होंने नहीं बताया, बल्कि फ्रेंच वनस्पति शास्त्री डी कैंडोल के वनस्पति मानचित्र पर ही इनका जो है ये वर्गीकरण किया हुआ है। तो अब जो सांकेतिक अक्षर है उसमें एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, और इसके बाद जो है इन्होंने एक एच का भी प्रयोग किया है। तो इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अल्फाबेट का प्रयोग जो है इन्होंने विश्व को तापीय प्रदेशों में बांटने के लिए किया है, जिसका आधार डी कैंडोल फ्रेंच वनस्पति शास्त्री के वनस्पति मानचित्र पर आधारित है। तो ए को कोपेन ने माना है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश माना है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश ए को। बी को कोपेन ने माना है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, ड्राई क्लाइमेट रीजन माना है, शुष्क जलवायु प्रदेश। सी को माना है मृदु शीत ऋतु युक्त मध्य अक्षांशीय जलवायु प्रदेश, अर्थात यहां पर माइल्ड विंटर होगा। यहां पर क्या होगा? मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय मिड लैटिट्यूड, मध्य अक्षांशीय मृदु शीत ऋतु, मृदु शीत ऋतु युक्त जलवायु प्रदेश, शीत ऋतु युक्त जलवायु प्रदेश। इसका अर्थ यह है कि मध्य अक्षांश का अर्थ है कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये लगभग 35 से लेके 50-60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाएगा। तो 60 डिग्री के ऊपर के अक्षांशों में जो जलवायु होगा उसमें शीत ऋतु कठोर होगा, लेकिन 40, 45, 50 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो जलवायु प्रदेश होगा उसमें शीत ऋतु माइल्ड होगा, क्योंकि वो इक्वेटर के नजदीक है, तापमान को अधिक डलेगा। तो इसीलिए इसको लिखते हैं मध्य अक्षांशीय मृदु शीत ऋतु, माइल्ड विंटर जलवायु प्रदेश। डी को इन्होंने लिखा है मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय शीताद्र, मध्य अक्षांशीय शीताद्र कठोर शीत ऋतु, शीताद्र कठोर शीत ऋतु युक्त जलवायु प्रदेश, कठोर शीत ऋतु। यानी कि डी में क्या होगा, सी के तुलना में जो जलवायु प्रदेश होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली कठोर होगा। ठीक है। ई को लिया है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, इसको क्या माना है, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, पोलर क्लाइमेट माना है, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश माना है। और एच को माना है पर्वतीय जलवायु प्रदेश, यानी कि जो माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, जैसे हिमालय हो जाए, इसके ऊपरी भागों में रॉकी हो जाए, एंडीज हो जाए, तो इसको पर्वतीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत माना है। डी कैंडोल के वनस्पति के आधार पर क्या है, तो ए जो उष्णकटिबंधीय है, यहां पर जो वनस्पति होगी उसको कहेंगे मेगाथर्मल। बी में जो वनस्पति होगी उसको कहेंगे जीरोफाइट या जीरोफाइटिक, शुष्क प्रदेशों में उगने वाली वनस्पति को वैसे भी क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक कहते हैं। फिर जो यहां पर होगा उसको कहेंगे मेसोथर्मल, मेसोथर्मल। फिर यहां पर जो होगा इसको कहेंगे माइक्रोथर्मल, माइक्रोथर्मल। और यहां पर जो होगा उसको हम लोग कहेंगे हिकेस्टोथर्मल, हिकेस्टोथर्मल। ध्रुवीय प्रदेशों में जो वनस्पति होगी वो हिकेस्टोथर्मल होगी। तो इस तरीके से आप ध्यान से सुनेंगे कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो एक पदानुक्रम वर्गीकरण है, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि फ्रेंच वनस्पति शास्त्री डी कैंडोल के वनस्पति मानचित्र के आधार पर उन्होंने विश्व को सबसे पहले 5 तापीय प्रदेशों में बांटा है। और विश्व को तापीय प्रदेशों में दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग संकेत के रूप में किया है, संकेत के रूप में। तो जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सभी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अल्फाबेट हैं। और इसके द्वारा इन्होंने
क्या किया है कि विश्व के तापीय प्रदेशों को दिखाया। ए का अर्थ लिया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी का अर्थ लिया है शुष्क जलवायु प्रदेश, सी का अर्थ लिया है मध्य अक्षांशीय मृदु शीत ऋतु युक्त जलवायु प्रदेश, माइल्ड विंटर होगा, डी का अर्थ है मध्य अक्षांशीय शीत ऋतु युक्त कठोर जलवायु हार्ड विंटर होगा, ई है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश और एच है पर्वतीय। ए में यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के साथ वनस्पति कैसी है, मेगाथर्मल, शुष्क के साथ वनस्पति कैसी है, जीरोफैटिक, जो मध्य अक्षांशीय माइल्ड विंटर उसके साथ वनस्पति कैसी है, मेसोथर्मल, हार्ड विंटर के साथ माइक्रोथर्मल एंड पोलर रीजन में हिकेस्टोथर्मल। ये वैसे भी मैच करने के लिए पीटी में आ सकता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में किस प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति होगी, मेगाथर्मल, मेसोथर्मल, हिकेस्टोथर्मल, और इस तरीके से आपको मैच करके रखना है। तो इस तरीके से इन्होंने 5 जलवायु मुख्य प्रदेश और एक एच है जिसको पर्वतीय जलवायु प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया है। दूसरा जो कोपेन ने पदानुक्रम किया है वो उसमें किस चीज को दर्शाने का प्रयास किया है, तो कोपेन ने इसमें विश्व में वर्षा वितरण को दिखाने के लिए दूसरा हायरार्की का प्रयोग किया है। और विश्व में वर्षा के वितरण को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अल्फाबेट का प्रयोग किया है। और अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अल्फाबेट का प्रयोग किया है उसका जो अर्थ है वो आप ध्यान से सुनेंगे। तो उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अल्फाबेट में एक संकेत हो जाएगा, संकेतक अक्षर, और इधर हो जाएगा वर्षा वितरण, वर्षा सीजन, आप समझेंगे कि किस सीजन में वर्षा होगी और किस सीजन में वो ड्राई रह जाएगा। तो सांकेतिक अक्षर जो है एक छोटा एफ है, इसका क्या अर्थ होगा, फिर जो है सो छोटा डब्लू लिया है, इसका क्या अर्थ होगा, फिर छोटा एस लिया है, इसका क्या अर्थ होगा, और फिर स्मॉल डी लिया है, इसका क्या अर्थ होगा। यानी कि विश्व को वर्षा के प्रदेशों में बांटने के लिए कोपेन ने क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अल्फाबेट का प्रयोग किया है और उसमें संकेतक में एफ, डब्ल्यू, एस, डी ये सभी छोटे अल्फाबेट है। यहां पर एफ का अर्थ है कि जिस तापीय प्रदेश के साथ एफ लगेगा वहां पर सालों भर, यानी एफ का अर्थ होता है ऑल वेदर या ऑल सीजन रेनफॉल। इसका अर्थ होता है ऑल सीजन रेनफॉल। इनका अर्थ क्या हो गया, 12 महीने वर्षा वाला क्षेत्र। ऑल सीजन रेनफॉल का क्या अर्थ हो गया, 12 महीने वर्षा वाला का क्षेत्र। डब्लू का अर्थ होता है विंटर ड्राई, डब्लू का अर्थ होता है विंटर ड्राई। रेनफॉल इन समर, रेनफॉल कब होगा, रेनफॉल इन समर। फिर से एक बार आप समझेंगे, जिसके साथ डब्लू, छोटा डब्लू लग जाएगा उसका अर्थ है कि विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर, यानी कि डब्लू वाले क्षेत्रों में शीत ऋतु का समय जो होगा शुष्क होगा, वर्षा कब होगी, ग्रीष्म में होगी, यानी अभी के समय में होगी। एस का अर्थ होता है समर ड्राई, एस का अर्थ क्या होता है, समर ड्राई, यानी एस के साथ समर ड्राई। तो वर्षा कब होगी, विंटर में, रेनफॉल इन विंटर, वर्षा कब होगी, शीत ऋतु में, यानी कि रेनफॉल इन विंटर, रेनफॉल इन विंटर, इसका अर्थ ये होता है। यानी कि जहां पर छोटा एस होगा उसका अर्थ होता है कि समर ड्राई होगा, ग्रीष्म ऋतु में वहां वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा किस ऋतु में होगी, विंटर में होगी। और डी में होता है ऑल सीजन ड्राई, ऑल सीजन ड्राई। तो ऐसा विश्व में या कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा जहां पर वर्ष के 12 महीने क्या हो, ड्राई हो। तो अभी तक जो हमने आपको बताया उसको रिपीट करते हैं, फिर हम आपका प्रश्न लेने के आएंगे। यानी कि विश्व में जो जलवायु वर्गीकरण के प्रयास किए गए हैं वो 3 कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। एक आनुभाविक जलवायु वर्गीकरण है, एक जननिक वर्गीकरण है, एक अप्लाइड या उपयुक्त वर्गीकरण होता है। अप्लाइड वर्गीकरण में क्या होता है कि ये हम किसी खास उद्देश्य को लेकर करते हैं, तो वो अप्लाइड वर्गीकरण है। बार बार आप लोग भी कहते हैं ये अप्लाइड प्रश्न है यार। फिर है कि जननिक वर्गीकरण में कारकों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, अर्थात कहीं पर कोई जलवायु प्रदेश है तो उसके पीछे रीजन क्या है वो रीजन निकालना। और आनुभाविक वर्गीकरण जो होता है ये तापमान और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर, अनुभव के आधार पर किए गए वर्गीकरण को आनुभाविक वर्गीकरण कहते हैं।
इसमें कोपेन का जो वर्गीकरण है, इस कोपेन के वर्गीकरण के लिए क्या किया गया है, 4 आधार का प्रयोग किया गया है, तापमान, वर्षा, वनस्पति और उच्चावाच। इस चारों के बारे में आपको बताए हैं कि क्या दिक्कत क्या है ये। फिर इसके बाद आपको बताया था कि जो कोपेन का वर्गीकरण है वो पहला वर्गीकरण कब आया था, दूसरा वर्गीकरण कब आया था। तो कोपेन का पहला वर्गीकरण 1918 में, दूसरा 1936 में और तीसरा 1945-46 में, जो कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। अब कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये बेसिकली क्या है, हायरार्कियल वर्गीकरण है, तापीय प्रदेश और वर्षा। तो हायरार्कियल वर्गीकरण में क्या किया, इन्होंने विश्व को सबसे पहले तापीय प्रदेशों में बांटा है पहले स्तर पर, और तापीय प्रदेशों में विश्व को बांटने के लिए क्या क्या है, एक फ्रेंच वनस्पति शास्त्री बेटा जिनका नाम है डी कैंडोल, उनके वनस्पति मानचित्र का यूज किया है और उसके आधार पर विश्व को 5 तापीय प्रदेशों में रखा है। और उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अल्फाबेट का प्रयोग सांकेतिक अक्षर के रूप में किया है, जहां पर ए का अर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी का अर्थ है शुष्क जलवायु, सी का अर्थ है मध्य अक्षांशीय मृदु शीत ऋतु युक्त जलवायु माइल्ड विंटर, डी का अर्थ है मध्य अक्षांशीय शीत ऋतु युक्त कठोर जलवायु, ई का अर्थ है ध्रुवीय जलवायु या हिमटोप जलवायु आइस केप रीजन, और एच लिया है विश्व के विभिन्न भागों में जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है उसका लिया है। प्रत्येक जलवायु प्रदेश के साथ जो वनस्पति होगी कोपेन में, ए के साथ मेगाथर्मल, बी के साथ जीरोफाइटिक, सी के साथ मेसोथर्मल, डी के साथ माइक्रोथर्मल एंड ई के साथ हेकिस्टोथर्मल वनस्पति होगी। ये फर्स्ट। अब विश्व में वर्षा के वितरण को दिखाने के लिए कि कौन से सीजन में कब वर्षा होगी उसको प्रदर्शित करने के लिए दूसरे स्टेज पर कोपेन ने फिर से क्या किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट का प्रयोग सांकेतिक अक्षर के रूप में किया, लेकिन यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अल्फाबेट का प्रयोग किया है। और वर्षा किस सीजन में होगी और किस सीजन में नहीं होगी इसके माध्यम से इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है। तो एफ जिसके साथ है, एफ का अर्थ है ऑल सीजन रेनफॉल, यानी 12 महीने वर्षा। अब आप सोचो कि विश्व में 12 महीने कहां पर वर्षा होती है, आप लिख के जल्दी से बताओ विश्व में 12 महीने कहां वर्षा होगी, वो कोपेन में ये जलवायु होगा। डब्ल्यू का अर्थ है विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर, अर्थात डब्ल्यू जहां पर छोटा होगा वहां पर शीत ऋतु शुष्क होगी, विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर यानी कि ग्रीष्म में वर्षा होगी। एस का अर्थ है समर ड्राई रेनफॉल इन विंटर, यानी ग्रीष्म ऋतु शुष्क, वर्षा कब होगी तो विंटर में होगी। और डी का अर्थ है ऑल सीजन ड्राई, यानी कि इस तरह का क्लाइमेट आपको मिलेगा ही नहीं नॉर्मली जहां पर 12 महीने शुष्कता की अवधि हो। यहां तक सभी का क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है? तो ये है। अब कोपेन ने अगले स्टेज पर क्या किया है कि कुछ अन्य सांकेतिक अक्षर का भी प्रयोग किया है। तो तीसरा स्टेज जो है वो क्या है कि कोपेन ने कुछ और अन्य सांकेतिक अक्षरों का प्रयोग किया है, और जो अन्य सांकेतिक अक्षर का प्रयोग किया उसमें कौन कौन है आप ध्यान से देखो। एक सांकेतिक अक्षर कोपेन ने लिया है बड़ा एस, बड़ा एस को कोपेन ने स्टेप्स जलवायु माना है, स्टेप्स जलवायु। बड़े एस को कोपेन ने क्या माना है, स्टेप्स जलवायु। एक बड़ा डब्लू लिया है, छोटा डब्लू आ चुका है, ये ध्यान में रखेंगे। तो छोटा डब्लू आ चुका है तो ये फिर यहां पर क्या होगा, बड़ा डब्लू होगा। तो छोटा डब्लू चूंकि रेनफॉल में आ चुका है इसीलिए क्या है अब बड़ा डब्लू है। तो बड़े डब्लू का यहां पर अर्थ है मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। और ये चीज आपको वही बता सकता है जो ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल पेपर के रूप में पढ़ा है। गणित रीजनिंग पढ़ाने वाला टीचर ये पढ़ के नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कि ये क्या पढ़ाता है, क्या है ये। तो ये कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या कोई भी आपको बताएगा तभी जो ऑप्शनल पेपर के रूप में इसे पढ़ा है। तो W के बाद इन्होंने छोटा m का प्रयोग किया है, और छोटे m को इन्होंने मानसून जलवायु माना है। क्या माना है, मानसून जलवायु माना है, मानसून जलवायु। फिर इन्होंने h, छोटे h का प्रयोग किया है। छोटे h का प्रयोग उसके लिए किया है छोटे h का प्रयोग
छोटे एच का प्रयोग उसके लिए क्या है जहां पर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। औसत वार्षिक तापमान क्या होगा, जहां पर ये लग जाएगा औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। जिस जलवायु वर्गीकरण में छोटा एच लग जाएगा वहां पर आपको समझना है कि वहां पर औसत वार्षिक वर्षा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। फिर एक है छोटा के। छोटा के होता है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। जहां पर के लग जाएगा वहां पर औसत वार्षिक तापमान आपको समझना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। अब अगर इतना आप याद रखेंगे तो आप कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को आराम से समझ जाएंगे। अब अगले स्टेज पर कोपेन ने क्या किया है, ध्यान से सुनो। अब पहले स्टेज पर प्रचार प्रसार बंद, अब थोड़ा सा कंसस हो जाए। पहले स्टेज पर कोपेन ने क्या किया था, विश्व को तापीय 5 प्रदेशों में बांटा था। दूसरे स्टेज पर कोपेन ने क्या किया, विश्व में वर्षा के वितरण और उसको सीजन को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया था। और तीसरे स्टेज पर कुछ अन्य सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें बड़े एस का अर्थ है स्टेप्स जलवायु, बड़े डब्ल्यू का अर्थ है मरुस्थलीय जलवायु, छोटे एम का अर्थ है मानसून जलवायु, एच का अर्थ है जहां छोटा एच है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, और छोटे के का अर्थ है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। इतना सांकेतिक अक्षर आपको याद रखना होगा, ठीक ना। इतना सांकेतिक अक्षर आपको याद रखना होगा, और यदि आप इतना याद रख लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपके हाथों पर आ जाएगा, टंग पर। तो मैं कमेंट में मैं बोलता हूं, सब लोग जल्दी जल्दी लिखिए। तापीय प्रदेश में ए का क्या अर्थ है, तापीय प्रदेश में जितना बार लिखोगे याद होगा। तापीय प्रदेश में ए का क्या अर्थ है, बी का क्या अर्थ है, सी का क्या अर्थ है, डी का क्या अर्थ है, ई का और एच का। जल्दी जल्दी सब कमेंट में लिखिए। और वर्षा के वितरण और सीजन में एफ का क्या अर्थ है, डब्ल्यू का क्या अर्थ है, एस का क्या अर्थ है और डी का क्या अर्थ है। और अन्य जो हमने सांकेतिक अक्षर बताए हैं, बड़े एस का क्या अर्थ है, बड़े डब्ल्यू का क्या अर्थ है, छोटे एम का क्या अर्थ है, छोटे एच का क्या अर्थ है, छोटे के का क्या अर्थ है। हालांकि कोपेन ने और कुछ सांकेतिक अक्षर लिए, बट आप इतना जानेंगे तो आपके लिए क्लियर है। अब इन सभी को मैच करते हुए कोपेन ने विश्व में जो जलवायु प्रदेश माने हैं, कैसे कितना होगा ये आप ध्यान से सुनो, और सबसे पढ़वाऊंगा, उसका अर्थ निकलवाऊंगा। तो ए तापीय प्रदेश है, इसके अंतर्गत कोपेन ने 3 जलवायु प्रदेशों को मुख्य रूप से स्वीकार किया है। इसमें एक हो जाएगा ए एफ जलवायु प्रदेश, एफ छोटा है। दूसरा हो जाएगा ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा ए एम जलवायु प्रदेश। तीनों का अर्थ क्या होगा आप लोगों को बताना है। बी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों को एक्सेप्ट किया है, और जो 4 जलवायु प्रदेश हैं वो है, एक है बी एस, बड़ा एस है ये, एच जलवायु प्रदेश। दूसरा जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है वो क्या है, बी बड़ा डब्ल्यू एच जलवायु प्रदेश, बड़ा डब्ल्यू है ये याद रखेंगे। फिर तीसरा जो जलवायु प्रदेश है बी बड़ा एस और के जलवायु प्रदेश, और फिर जिसमें चौथा जलवायु प्रदेश है वो है बी बड़ा एस और छोटा के छोटा एच जलवायु प्रदेश। तो बी के साथ कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों को एक्सेप्ट किया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सी के साथ जो कोपेन का जलवायु होगा, सी के साथ इन्होंने कितने जलवायु प्रदेश को स्वीकार किया है, या जो मेन जलवायु प्रदेश होगा सी में वो कौन कौन होगा। तो इसमें एक है सी एफ ए जलवायु प्रदेश, दूसरा जिन्होंने स्वीकार किया वो है सी एस ए, यहां पर एस छोटा वाला है तो सी एस ए जलवायु प्रदेश। फिर यहां पर है सी छोटा एफ बी जलवायु प्रदेश, और फिर है सी छोटा डब्ल्यू, इसमें सभी छोटे वर्णमाला के हैं बीच वाले, एफ भी छोटा, एस भी छोटा, एफ भी छोटा, डब्ल्यू भी। तो सी के साथ कोपेन ने क्या किया है, 4 जलवायु प्रदेशों को एक्सेप्ट किया है।
डी के साथ कोपेन ने मूल रूप से दो जलवायु प्रदेश को एक्सेप्ट किया है। इसमें एक है जिसको कहते हैं डी और छोटा एफ जलवायु प्रदेश, और दूसरा जो है वो डी और छोटा डब्ल्यू जलवायु प्रदेश ये है। ई के साथ भी इन्होंने दो जलवायु प्रदेश को स्वीकार किया है। ई के साथ एक जलवायु प्रदेश जो ईटी जलवायु प्रदेश है, ईटी यानी कि ईटी जलवायु प्रदेश, और ईटी जलवायु प्रदेश जो कोपेन का है वो है, और एक जो जलवायु प्रदेश इसमें स्वीकार किया उसको कहते हैं ईएफ जलवायु प्रदेश, और एक जो लास्ट एच जलवायु प्रदेश है वो तो आप जानते हैं। अब इसका जब आप अर्थ निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं। ध्यान से देखो, ए का क्या अर्थ लिया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, और एफ का अर्थ क्या है, 12 महीने वर्षा वाला क्षेत्र, तो इसका अर्थ हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश 12 महीने वर्षा का क्षेत्र। तो अब 12 महीने वर्षा कहाँ होता है, विषुवतीय प्रदेश में। तो कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जो एएफ जलवायु हो जाएगा ये विषुवतीय जलवायु का क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा है ए डब्ल्यू, तो ए फिर से उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और छोटे डब्ल्यू का अर्थ आपको बताया था विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर। तो विषुवतीय प्रदेश में कहां पर विंटर ड्राई हो सकता है और रेनफॉल क्या हो सकता है, समर में। तो ये जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में हो जाएगा ये सवाना जलवायु का क्षेत्र हो जाएगा। ये कौन सा जलवायु का क्षेत्र हो जाएगा, तो दोनों गोलार्ध में विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सवाना जलवायु का क्षेत्र हो जाएगा एक तरीके से। और तीसरा है एम, तो एम छोटा का आपको बताया थे मानसून जलवायु होता है, और एक अर्थ आप जानते हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र मॉनसून जलवायु हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पाया जाता है और विश्व में कई जगहों पर जो है वो पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बी के साथ 4 जलवायु प्रदेश है। बी में बीच वाला जितना भी लेटर है सभी कैपिटल है, एस डब्ल्यू, और ये यहां पर क्या होगा, एक एस, ध्यान से एक बी, हाँ यहां पर बी डब्ल्यू हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ये एस नहीं होगा। तो बी जलवायु प्रदेश के साथ जो है ना सभी क्या होगा, बीच वाला बड़ा कैपिटल लेटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी का क्या अर्थ है, शुष्क जलवायु, एस का अर्थ क्या बताएं, स्टेप्स जलवायु, और एच का अर्थ है कि जो टेम्परेचर का रेंज आपको बताया है ये है। तो ये क्या हो जाएगा, बी का अर्थ है शुष्क जलवायु। तो अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी एस एच डब्ल्यू है, तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क स्टेप्स जलवायु प्रदेश कहेंगे, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेप्स जलवायु प्रदेश ये है, ये जो हो जाएगा बी डब्ल्यू एच। तो बी डब्ल्यू एच क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, और मरुस्थलीय में कौन सा, तो उष्ण मरुस्थल वाला एरिया होगा। बी डब्ल्यू के बी डब्ल्यू एच उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगा, और मरुस्थलीय जलवायु जो होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल होगा वो हो जाएगा। फिर आपको यहां पर हो जाएगा बी एस के, तो बी एस के का क्या अर्थ हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय, एस का अर्थ क्या, स्टेप्स, और के का अर्थ है टेम्परेचर जो आपको बताया है वो, यानी कि अब इसका बी एस के का अर्थ हो गया मध्य अक्षांशीय स्टेप्स जलवायु या स्टेपी जलवायु, जो कनाडा में अमेरिका में पाया जाता है वो आ जाएगा। और बी डब्ल्यू एच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू के, बी डब्ल्यू के यहां पर भी बी डब्ल्यू के, तो बी डब्ल्यू के जो यहां पर हो जाएगा मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु होगा। फिर से एक बार आप इसको समझिए, बी एस एच जो है ये क्या हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेप्स जलवायु। बी डब्ल्यू एच जो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जैसे अपने यहाँ थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, ये हो जाएगा। बी एस के जो हो जाएगा ये हो जाएगा मध्य अक्षांशीय स्टेप्स जलवायु,
और BWK जो हो जाएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगा। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ये है सी के साथ जो है, सी का अर्थ हम लोगों ने क्या लिया था, मध्य अक्षांशीय, एक तरीके से क्या लिया था, मध्य अक्षांशीय माइल्ड विंटर वाला लिया था। तो सी में इन्होंने 4 जलवायु प्रदेश को बेसिकली स्वीकार किया है। तो पहला जो है ये आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु हो जाएगा, आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु, जहां पर 12 महीने वर्षा होगी। सी एस का अर्थ है कि मध्य अक्षांशीय जलवायु, और एस छोटा है तो एस है समर ड्राई, तो रेनफॉल विंटर हो जाएगा। तो मध्य अक्षांशीय जलवायु जहां पर समर ड्राई है और रेनफॉल विंटर में होता है, तो सी एस जलवायु जो हो जाएगा ये कोपेन के वर्गीकरण में भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएगा। क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है वहीं पर क्या होता है कि समर ड्राई होता है और रेनफॉल कब होता है, विंटर में होता है। तो सी एस ये हो जाएगा, ठीक है। फिर एक है सी एफ बी। तो इसका अर्थ है कि सी एफ बी का अर्थ है कि समुद्र, ये जो जलवायु मिलेगी आपको थोड़ा सा उच्च अक्षांशों में और पश्चिमी तटों पर मिलेगा, पश्चिमी तटों पर मिलेगा, मध्य अक्षांशीय पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु हो जाएगा। और सी डब्ल्यू का अर्थ है कि मध्य अक्षांशीय जलवायु विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर। तो सी डब्ल्यू जलवायु जो हो जाएगा एक तरीके से ये मध्य अक्षांशीय जलवायु होगा, जो बेसिकली चीन का जो एरिया है, चीनी जलवायु आप जिसको कहते हैं ना, वो जलवायु यहां पर माना जाएगा। तो फिर से एक बार आप समझिए कि जो सी, फिर से सी जलवायु को आप एक बार समझ लीजिए। सी जलवायु के साथ जो पहला है सी एफ ए, ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय या आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु है। और आर्द्र मध्य अक्षांशीय जलवायु जो है ये महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। ये सी एफ ए जलवायु जो है ये महाद्वीप के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। लगभग आप मान के चलो कि 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, थोड़ा सा 50 डिग्री भी चले जाएंगे, उनके बीच पाए जाते हैं। जैसे ये जो सी एफ ए जलवायु है ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो पूर्वी यूएसए में, महाद्वीप के पूर्वी भाग में पूर्वी यूएसए, दक्षिण पूर्वी चीन का एरिया, दक्षिणी जापान का, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना दक्षिणी गोलार्ध में, फिर ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट और तटीय जो कुछ दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, वहां पर ये जलवायु आपको मिलेगी। जो सी एफ बी है, यहां पर आ जाते हैं, जो सी एफ बी है ये समुद्र तटीय पश्चिमी जलवायु है, जो लगभग महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 40 से 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच आपको मिलेंगे। और ये बेसिकली जो पश्चिमी जलवायु है एक तरीके से आपको मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको मिलेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। और फिर जो सी एफ बी और फिर जो सी एस जलवायु है ये क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु है। ये भी मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको मिलेगा। खासकर 35 से 40-45 डिग्री अक्षांश के बीच जो है भूमध्य सागरीय जलवायु हमें प्राप्त होती है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है वो क्लियर है सभी का। भूमध्य सागरीय जलवायु याद रहेगा। और सी डब्ल्यू जलवायु जो है ना, ये बहुत कम क्षेत्रों में मिलता है, ये याद रखें। डी के साथ हमने आपको बताया था कि 2 जलवायु प्रदेश है, एक डी है डी एफ और दूसरा है डी डब्ल्यू। एफ भी छोटा है और डब्ल्यू भी यहां पर छोटा है, ये आप याद रखें। तो डी एफ का अर्थ हो जाएगा ये आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। खासकर डी जलवायु जो है ना आपको ये 40 डिग्री से लेके 70 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्ध में मिलेगा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में आपको मिलेगा। क्लियर है।
CWA जलवायु जो है ना, ये जो CW जलवायु है, ये बहुत भारत में कहीं कहीं पर थोड़ा सा मिलता है, कुछ चीन के आंतरिक भागों में मिलता है। तो DF जलवायु जो है ये बेसिकली क्या है, कुछ उच्च अक्षांशों में मिलेगा, 70 डिग्री अक्षांश तक है ना, तो उच्च अक्षांशों में मिलेगा। और DF को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ये एक तरीके से आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। DF आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है DF, ये याद रखेंगे। और इस जलवायु में जो है ना, बेसिकली ये पश्चिम समुद्र तटीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली यूरोप में जो यूराल पर्वत का एरिया है कुछ, और 55 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास का जो एरिया है, वहां पर ये आपको DF जलवायु मिल जाएगा। और जो DW जलवायु है ये क्या होगा, विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर, यानी कि मध्य अक्षांशीय कठोर शीत ऋतु युक्त जलवायु, विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसका जो विस्तार है ना, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में मिलता है, ठीक ना, पूर्वी भागों में, खासकर जो उत्तर पूर्वी एशिया है, जैसे रूस का जो उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा वहां पर आपको मिलेगा। कनाडा का जो न्यूफाउंडलैंड का एरिया होगा वहां पर आपको ये मिलेगा DW जलवायु। और रूस का जैसे मैंने बताया जो पूर्वी भाग है, कमचटका प्रायद्वीप है, वहां पर आपको ये जलवायु मिलेगा। तो ये याद रखना है। और जो ई के साथ दो जलवायु प्रदेश है, ये 70 डिग्री से लेके कहां तक आपको मिलेगा, तो ये 70 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच ध्रुवों तक आपको मिलेगा। दो जलवायु है, इसमें ET जलवायु है और EF जलवायु है। तो ET जलवायु जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली एक तरीके से ये जो ET जलवायु है, इस ET को हम लोग क्या कहते हैं, तो ET जलवायु जो है ये टुंड्रा जलवायु है। और EF जलवायु जो है वो सतत रूप से हिमाच्छादित जलवायु है। ET जलवायु जो है वो कौन सा है, टुंड्रा। और ये जो है जहां पर सालों भर हिम जमा रहता है, सतत हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश। तो ये बिल्कुल ध्रुवों के आसपास का हो जाएगा एरिया, जहां पर 12 महीने लगभग आइस रहता है। जैसे कि आर्कटिक का एरिया हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा, ग्रीनलैंड का जो उत्तरी भाग होता है जहां पर सतत रूप से हिमाच्छादित होगा, वो EF जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। और जो ET जलवायु है, टुंड्रा जलवायु है, ये बेसिकली आपको केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में टुंड्रा जलवायु हमें नहीं मिलता है। इसके तहत आपको आर्कटिक ओशियन का कुछ एरिया हो जाएगा, उसमें जो कुछ तटीय द्वीप सब हैं वहां पर आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का दक्षिणी भाग, आइसलैंड का कुछ एरियाज हो जाएगा, इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले क्या होना चाहिए कि जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सांकेतिक अक्षर है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। और अगर कोपेन के वर्गीकरण में आपको सांकेतिक अक्षर पता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझ सकते हैं कि ABCDEFH का क्या अर्थ है, छोटे f, छोटे w, छोटे s और छोटे d का क्या अर्थ है। फिर जो कुछ अन्य सांकेतिक अक्षर हमने प्रयोग किए हैं, हमने नहीं कोपेन ने प्रयोग किए हैं, उनका क्या अर्थ है, ये आपको याद है और समझ में है तो अक्षरों को कपल करके आप आराम से इस जलवायु प्रदेश को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ए के साथ 3 है मेजर, AF AW AM, B के साथ 4 है BSH BWH BSK और BWH। और इसी तरीके से C के साथ मेजर 3 है CFA CS और जो CW का है वो आपको याद रखना है। और फिर D के साथ मेजर 2 है DF और DW है, E के साथ 2 है ET और EF, और एक H जलवायु है जो कहां पर मिलेगा, तो विश्व में जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे हिमालय पर्वत के बहुत ऊंचे वाले भाग, एंडीज, रॉकी, इस तरीके के जो बहुत ऊंचे वाले भाग हैं वहां पर आपको H प्रकार की जलवायु, पर्वतीय प्रकार की जलवायु मिलेगी कोपेन के क्लासिफिकेशन में। क्लियर है सभी का, कोई डाउट?
एक बार और आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? समझ में आया कुछ या नहीं आया? अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जाओगे तो ये बहुत आसानी से समझ में। आप बाकी इसमें आपको क्या कर लेना है कि औसत तापमान कितना होगा, वर्षा की मात्रा कितनी होगी और वनस्पति कैसी होगी, ये आप आराम से ऐड कर सकते हैं आप। CW जलवायु जो है ना भूमिका, ये CW जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा चीन के आंतरिक भागों में मिलता है और भारत के उत्तरी मैदानों में मिलता है। जब आप बहुत माइक्रो तौर पर अध्ययन करेंगे तो देखो बहुत लोगों को समझ में आया। अब आप पढ़ते समय भी चैट पर रहेंगे तो कैसे समझ में आएगा? देखो आप भारत के कोपेन को समझ लो, ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो भारत का जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है ना, ये आपको केवल मैप पर ही समझ लेना है। और भारत के कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को जब आप मैप पर समझोगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आपको रटेंगे और रटेंगे तो ये आपको स्मरण में रहेगा नहीं। तो भारत में जब कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं ना, तो ये और ये रीजन जो हो जाता है ये DF जलवायु के अंतर्गत आता है, DFC जलवायु के अंतर्गत। अब आपको DF का क्या अर्थ है ये आपको पता है, ये जो प्रॉपर है वो E जलवायु के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें एक छोटा सा एरिया EF के अंतर्गत हो जाएगा, जो बहुत ऊंचा वाला एरिया होगा वो। फिर राजस्थान और जो जैसलमेर सब का एरिया है, इसको मिला के यहाँ का जो ये जलवायु हो जाता है ये BWHW, B बड़ा W बड़ा BW छोटा h छोटा W। फिर यहाँ पर जो इसको लेकर हो जाएगा, इसमें जो यहाँ पर जलवायु होता है ये B बड़ा S बड़ा B बड़ा S छोटा h छोटा W। सब आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है। और यहां से अब आप जाएंगे तो ये जो हो जाएगा एक तरीके से ऐसे करके चला जाएगा, ये हो जाएगा CWG जलवायु यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो हो जाएगा केरल मलाबार तटीय प्रदेशों में ये जो जलवायु है इसको हम लोग कहते हैं AMW जलवायु। देश के इस आंतरिक भागों में यहाँ पर जो जलवायु मिलती है इसको हम लोग कहते हैं बड़ा B बड़ा S छोटा h छोटा W जलवायु। यहाँ पर जो आपको जलवायु मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो ये आपको मिलता है A बड़ा और छोटा S जलवायु। और ये जो जलवायु है AW जलवायु। अगर आपको इसका मीनिंग याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको समझने में। इसका अर्थ है कि देखो पश्चिमी राजस्थान जो है ना BWHW है, बड़ा W है ना, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। W का अर्थ क्या होता है? विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर। तो विंटर ड्राई यानी शीत शुष्क वर्षा ग्रीष्म में, ये पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर सब का एरिया है वो हो जाएगा। उसके आगे आ जाएंगे गुजरात के कच्छ को लेकर पूर्वी राजस्थान कुछ पंजाब को कवर करते हुए, तो बड़ा B बड़ा S छोटा W यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क स्टेप्स जलवायु, रेनफॉल इन समर विंटर ड्राई। CW है, C क्या है? मध्य अक्षांशीय जलवायु और W क्या है? विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर। तो W का अर्थ है विंटर ड्राई। गंगा के मैदानों में वर्षा कब होती है? अभी होती है ना, तो विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर, यहाँ पर हो रही है वर्षा। AW है, पूरा ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु विंटर ड्राई रेनफॉल समर। कोरोमंडल तट पर AS है, उष्णकटिबंधीय जलवायु समर ड्राई रेनफॉल इन विंटर। तो तमिलनाडु के तट पर शीतकालीन वर्षा होती है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर AMW है,
उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर, पश्चिम तट पर अभी ही वर्षा होती है शीतकाल में। और जो वृष्टि छाया का प्रायद्वीप का आंतरिक भाग है, उष्णकटिबंधीय शुष्क स्टेप्स जलवायु, विंटर ड्राई रेनफॉल इन समर, थोड़ी बहुत जो भी वर्षा होगी वो उष्ण ऋतु में ही होगा। तो ये पूरा अगर आपको भारत के जलवायु वर्गीकरण भी आप तभी समझ पाएंगे जब आप कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के सांकेतिक अक्षरों का अर्थ जानते होंगे। अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर ये निकालना आपके लिए बहुत कठिन काम होगा। बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ है, आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखोगे तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा है कि CWG जलवायु भारत में कहाँ मिलती है। ये गंगा का मैदान है। मध्य अक्षांशीय सूक्ष्मतापीय जलवायु, माइल्ड विंटर, विंटर ड्राई, रेनफॉल इन समर, छोटा W का अर्थ क्या आपको बताया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया भारत का जलवायु सभी को कोपेन का? समझ में आए सभी को भारत का जलवायु कोपेन का या नहीं आया? अगर आपको सांकेतिक अक्षर याद है और उसका अर्थ पता है तो अब ये बहुत आसान है। और भारत का कौन सा एरिया कहां पर है अगर ये पता है तो कोपेन अब आपके चुटकियों में है। भारत में कोपेन चुटकियों में है, नहीं तो फिर आप रटते रटते इस पर सर पटक लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है सभी का? आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। कल आपसे मुलाकात होगी तो समुद्र विज्ञान में एंट्री करेंगे। आज के लिए सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है और गुड नाइट भी है।